जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी संबंधी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस के वीडियोज में आपने देखा होगा कि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पीवाईक्यू पहले करवाया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आदिकाल था और फिर भक्ति काल। तो भक्ति काल के बाद जो आपका टॉपिक शुरू होता है वो रीतिकाल संबंधी प्रश्न जो है शुरू होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार इस टॉपिक से आते हैं। अब रीतिकाल में आप देखते हैं कि रीतिकाल का जो डिवीजन होता है वो रीतिबद्ध में होता है, सिद्ध में होता है ना, कि रीति के परपाटियों से बधे हुए कुछ साहित्यकार हैं जो रचना करते हैं और उससे स्वतंत्र भी है। रीति सिद्ध भी होते हैं लेकिन कुछ स्वतंत्र भी होते हैं, रीति मुक्त कवि भी होते हैं। तो कुल करके ये देखा जाए तो रीतिकाल को 3 भागों में पार्टिसिपेशन उसका जो होता है डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रीतिकाल संबंधी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन पे चर्चा करें। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीतिकाल में जो है रीतिकालीन कवियों से संबंधित जो है क्वेश्चन इस तरीके से कि पहचानना है आपको कवियों को। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित्तस्वामी, इसमें से आपको एक विकल्प चूज करना है जिसमें आपको रीतिकालीन कवि के बारे में जानकारी हो। तो देखिए, इससे पहले आपने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, तो आप उन कवियों को पहचान सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो है आपको यहाँ पे नंददास, सूरदास, परमानंद, चित्तस्वामी इनके बारे में बताया था, अष्टछाप के कवियों में आते हैं। तो ये तो भक्ति काल के हैं और हम यहाँ पे रीतिकाल का पढ़ रहे हैं और हमें इनमें से पहचाना रीतिकालीन के कवि, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जायसी वगैरह को आपने भक्ति काल में जो है प्रेमाश्रयी शाखा में पढ़ा था। मैथिली, शरद, दिनकर, इन सबको आप जो पढ़ेंगे द्विवेदी युग के आसपास पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बिहारी हैं, मतिराम है, घनानंद भूषण, आपको पहचानना है, केवीएस में आया हुआ है। तो रीतिकालीन कवि ये हैं, बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी प्रश्न आता है। एक तो आपको पहचानने वाला आ गया कि कौन से रीतिकाल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि जो कवि हैं रीतिकाल के, उनके जन्मकाल के अनुसार आपको एक आरोही क्रम होता है ना। आरोही में चढ़ना, तो चढ़ना होता, आरोही में उतरना। तो आपको इस तरीके से जन्मकाल के अनुसार भी क्रम का निर्धारण करना पड़ सकता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी जो है जन्म तिथियाँ अगर याद रहें तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया है कि रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। तो पहले रहीम है, फिर घनानंद, रसलीन, ठाकुर। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम वैरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीति मुक्त, अब देखिए कौन सी धारा के तहत आते हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद। तो यहाँ पे ये दिया है कि जो रीतिकाल के रीति मुक्त यानी रीतियों की परपाटियों से जो स्वतंत्र हैं उस प्रतिनिधि कवि घनानंद के बारे में बात करें तो 1673 में इनका जन्म हुआ। बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी हुआ करते थे। 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। और रसलीन के बारे में बात करें तो रसलीन का पूरा नाम क्या है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी है। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रचनाकार का नाम सैयद गुलाम नबी है। तो रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। तो रसलीन इनका उपनाम था जिसे ये कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में माना जाता है। ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण का विकल्प भी सही होगा। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है। तो विशेषता की बात पूछी गई है कि रीतिकाल में आपको सबसे ज़्यादा विशेषता मतलब कि सबसे बृहद स्तर पे क्या लगता है कि बहुत ही प्रमुख है वो चीज़। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो यहाँ पे देखिए रीतिकाल में नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। और रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायिका भेद, रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन प्रवृत्ति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है। नायिका भेद और श्रृंगार रस। तो एक तो नायिका भेद है, दूसरा श्रृंगार रस है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। अब रीतिकाल की यहाँ पे विशेषता दी गई है, उनमें से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं।
तो रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ, ये कथन जो है गलत है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सही। अलंकरण की प्रधानता आपको मिलती है देखने को। लक्षण ग्रंथ प्रमुखता लिखे गए हैं, सही है। यहाँ पे देखिए रीतिकाल में ना आलम्बन के बजाय आप देखिए रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताओं में लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य। यहाँ पे आपको वीर रस या भक्ति काव्य, नीति काव्य भी देखने को मिलता है। और ब्रज भाषा का उत्कर्ष आपको रीतिकाल में अलंकारिकता है, काव्य है। तो लक्षण ग्रंथ, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष और अलंकारिकता, ये सभी देखने को मिलता है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? जो रीतिकाल के कवि थे उनकी काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते। घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। तो घनानंद हो, बिहारी हो, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो ये मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको जैसे ब्रज भाषा में लिखना है, अवधी में लिखना है, तो जहाँ पे लिखना है जिस लैंग्वेज में उस परिवेश में रहना जरूरी है। तो ये चीज़ किसने तोड़ा है? भिखारी दास ने ये मिथक तोड़ा है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में वो ब्रज भाषा में ही लेखन काम करते हैं। घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। और भिखारी दास ने ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य, इस मिथक को तोड़ा है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवश, इन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कठिन की बानी हो सो जाने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो कवि पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता। आचार्य शुक्ल के शब्द में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, यानी पद्माकर के बारे में वो कहते हैं शुक्ल जी कि कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव और भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनप्रासों का झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान करती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं तो प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन का विभ्रांत की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल जी ने एक तुलना भी कर दी है, किसके बीच में उन्होंने तुलना कर दी है? पद्माकर के बीच में तुलसीदास की। जो चीज़ आपको तुलसीदास में दिखता है उसका कुछ रूप आपको पद्माकर में दिखता है, ऐसा उन्होंने इनके साथ तुलना किया है। रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो जो रीतयुगीन कवियों ने लिखा है वो किस छंद का उन्होंने मैक्सिमम प्रयोग किया है? सवैया का, चौपाई का, दोहा का, छप्पे का। तो रीतिकालीन जो कवि है उन्होंने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से, जो परंपरागत छंद है उन परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कविता आता है, सवैया है, दोहा है इत्यादि। किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीतिकाव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चल पड़ी है। डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? यहाँ पे देखिए डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि देव ने जो है रीति को काव्य का द्वार माना है, चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव माना है। हिंदी रीति ग्रंथ, जो हिंदी रीति ग्रंथ हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है? तो हिंदी जो रीति ग्रंथ है इनकी परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है? तो इस रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है ये चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये तीनों ग्रंथ लेकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। और पिंगल या छंदशास्त्र पर भी एक जो है इन्होंने पुस्तक लिखा है। रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल का समय 1050 से 1375, 1373 से 1700, 1700 से 1900।
आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा अवधि जो है वो 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 से ही मानते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमा अवधि 200 वर्ष मानते हैं, उसकी सीमा 1700 से 1900 अर्थात 1643 से 1843 को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मोहन अवस्थी, राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है लगभग 1643 से 1843 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो यहाँ पे देखिए जो रीतिकाल है ना, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया। तो शुक्ल ने तो रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा। तो इनके अलावा भी जो है कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जय किसान प्रसाद खंडेवाल प्रभृति की दृष्टि में श्रृंगार काल है। तो यहाँ पे देखिए कई लोगों ने कई नाम दिए और ये क्वेश्चन आता भी है कि किसने किस काल से संबोधित किया। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर रीतिकाल शुक्ल ने रखा था, मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा और साथ ही डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा और कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर कहा। यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और इसे कलाकाल कहा। इस काल का सबसे ज़्यादा सार्थक नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेवाल प्रभृति की दृष्टि में श्रृंगार काल रहा है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल, अभी हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले श्रृंगार यानी विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अब वापस से क्वेश्चन है कि अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत मिश्र बंधु ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने। देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अब ये मत सोचिए कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपका टाइम भी बचना चाहिए। मैं उसी क्वेश्चन पे बार बार रिपीट क्यों करूँ उसी चीज़ को। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल? तो देखिए इस पे हमने बात किया कि आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल, इसमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। तो ये तो पूरा ओवरऑल जो रीतिकाल संबंधी उसके नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसी में जो टॉपिक है रीतिकाल में हम पढ़ते हैं ना, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है। तो उसमें जो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध के तहत देखें तो यहाँ पे किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को आप छंदों का अजायब घर कहते हैं? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छंदन बर्मन महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा पृथ्वीराज रासो। तो इसमें जो रामचंद्रिका है ना, रामचंद्रिका को हम कहते हैं ये छंदों का अजायब घर है, केशव दास की रचना है। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है आपको पढ़ने के लिए। देखिए केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, हिंदी का भी संस्कृत का भी। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में बात करें तो यहाँ पे जो क्रमशः रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला रीति ग्रंथ है, जिनमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण है। यानी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। रसिक प्रिया में आपको देखिए 9 रस, रसिक है ना, तो इसमें 9 रस से संदर्भित बताया गया कि आपको रसिक प्रिया में जो देखने को मिलेगा तो उसमें जो है 9 रसों का वर्णन है। अलंकार और छंदों का निरूपण आपको कवि प्रिया और छंदमाला में देखने को मिलेगा। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि जो रतन बावनी है उसमें वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं का प्रशस्ति विषय गायन है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। विज्ञान गीता में रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में जो है 16 प्रकाश है। तो जो रसिक प्रिया और कवि प्रिया है उनमें कुल 16 प्रकाश है।
विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका ये प्रबंध काव्य है। तो इसमें से प्रबंध में कौन कौन सा आता है? विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका। जबकि जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है और नक्सिक है, ये मुक्तक है। तो प्रबंध में विज्ञान, वीर सिंह, जहांगीर, जस, रतन, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक ये मुक्तक में आते हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अब देखिए कवि प्रिया के रचनाकार का क्या नाम है? तो अभी हमने पढ़ा ही केशव जी का है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो किसकी हो सकती है रामचंद्रिका? केशव की, बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो हिंदी की जो रस की रीतियाँ चली हैं, इसका प्रस्थान कौन सा? रसिक प्रिया, केशवदास, हित तरंगड़ी, कृपाराम, रस पीयूष निधि। अब देखिए इसमें आपको पुस्तकों के साथ उनके लेखकों के नाम भी पढ़ने को मिल जा रहे हैं और आपको जितने ही पुस्तक रचनाकार के नाम याद रहे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया, केशवदास। रस की बात है ना, तो देखिए पुस्तक का नाम भी है रसिक प्रिया, बस ये केशवदास का है। हित तरंगड़ी, कृपाराम का, रस पीयूष निधि सोमनाथ का, रस रत्नाकर किसका है? तो देखिए यहाँ पर रस पीयूष निधि ये सोमनाथ का है। देखिए सोम, पान जो होता है सोम, तो ये भी रस का अर्थ है, तो सोमनाथ का रस हो गया। और सूरती मिश्र, इनका भी रस रत्नाकर है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो विज्ञान गीता, सेनापति केशवदास, चिंतामणि भिखारीदास। विज्ञान गीता के लेखक है केशवदास। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो केशवदास जी ने की है। देखिए वही विज्ञान गीता के बारे में कितनी बार पूछा है ना, तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। विज्ञान गीता रीतिकाल में किसकी रचना है? और भी रीतिबद्ध कवि में अगर देखें तो विज्ञान गीता जो है वो केशव की रचना है। जहांगीर, जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर, जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, भाषा भूषण, कवि प्रिया। तो देखिए रामचंद्रिका हो, विज्ञान गीता हो, कवि प्रिया, ये सभी ही ग्रंथ केशव का है। भाषा भूषण जो है, ये भाषा भूषण ये जसवंत सिंह का ग्रंथ है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ये एक जो है भाषा भूषण जो है, मतलब भाषा का एक तरीके से, भूषण का मतलब भाषा का आभूषण क्या है, तो ये लोग अलंकार ही मानते थे। तो जसवंत सिंह ने जो है भाषा का आभूषण एक अलंकार विषय ग्रंथ इसी को माना है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का ग्रंथ है, जिसे 5 प्रकाशों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये केशवदास के द्वारा कि जिनके यहाँ के भाषा बोले न जानहि जिनके कुल के दास। तो इन्होंने केशवदास को देखिए कंठित जो है काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्लिष्टता का ज़्यादा प्रयोग किया है। तो भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, तेहि भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से, जिनके माध्यम से वे ये व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता उनके घर, उसी लोक भाषा में केशवदास जो है वो कविता की रचना भी करते हैं। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित्र। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कबीरदास, रहीमदास, केशवदास, तुलसीदास। तो हिंदी साहित्य में यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित्र। प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास जी की है और उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, वापस से वही प्रश्न है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिन विराजे कविता वनिता मित्र, ये किसकी पंक्ति है? तो केशवदास की। देखिए वापस से वही क्वेश्चन फिर से है, भूषण बिन विराजे कविता वनिता मित्र, तो केशवदास की है। आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय, रस सारांश। तो यहाँ पे जो भिखारीदास द्वारा लिखा गया है उसमें बी एंड डी दोनों ही ऑप्शन दिया है, यानी काव्य निर्णय और रस सारांश। भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि हैं। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा वृत्त विहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय। अब देखिए इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय,
छंदोड़ पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम, प्रकाश विष्णु, पुराण भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है, अतः विकल्प में 2 उत्तर बी एंड डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, भाषा भूषण, श्रृंगार निर्णय। तो कौन सी रचना इनमें से ऐसी है जो भिखारीदास की नहीं है? तो रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, ये तीनों ही है। जो इसमें भाषा भूषण दिया गया है ये रचना भिखारीदास जी का नहीं है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद, भिखारीदास, ठाकुर, गोविंद स्वामी। तो कौन इनमें से है जो रीतिबद्ध कवि हैं? तो इनमें से रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में भिखारीदास जी आते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार इनमें से कौन है? भिखारीदास देव, चिंतामणि रसनिधि। तो शतरंज शतिका जो लिखा गया है इसके जो कृति के रचनाकार है वो भिखारीदास जी हैं। भिखारीदास की रचना की बात करें तो इनमें से कौन सा है? काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। यानी जो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने ये लक्षण ग्रंथों की रचना की है ये बात सत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था। तो ये जो रीति परिपाटियों को फॉलो करते थे, उनका अनुसरण करते थे, उन कवियों को आचार्य कवि कह के संबोधित किया जाता था। तो एक विशेषता हो गई कि ये लक्षण ग्रंथ की रचना करते थे। दूसरा ये है कि ये कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था। तीसरी बात ये है कि बिहारी जो है वो रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त विकल्प में डी असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व भी देते हैं। यहाँ पे बात करें कि भूषण जो है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान करने वालों में से कौन है? शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र, छत्रसाल, इनमें से कोई नहीं। तो सोलंकी राजा रुद्र। भूषण हिंदी रहित काल के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था भूषण का घनश्याम था। घनश्याम इनका वास्तविक नाम था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल, बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। यहाँ बात करें शिवराज भूषण की, तो जो शिवराज भूषण हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो शिवराज भूषण के रचयिता कवि इनमें से भूषण है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी किसके द्वारा रचा गया है? तो शिवा बावनी भूषण के द्वारा रचा गया है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो वीर रस में कविता लिखने वाले इनमें से कौन कवि हैं? कवि भूषण है जो वीर रस में लिखते हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो उसमें कवि भूषण हैं जो वीर रस की कविता के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। किसके बारे में कहा जा रहा है? भूषण जो थे ये 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे, तो इनमें से अगर देखें तो पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन से थे? तो दूसरे छत्रसाल थे। तो भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण शिवाजी के यहाँ भी थे, छत्रसाल के यहाँ थे। तो इन्होंने देखिए शिवाजी पे भी लिखा है और छत्रसाल पे छत्रसाल दशक लिखा है। भूषण जो है रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिकाल में जब पढ़ते हैं रीति मुक्त भी आता है, रीतिबद्ध भी आता है, सिद्ध भी आता है, लेकिन भूषण इनमें से जो है वो भूषण जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आते हैं, उसके तहत आते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था?
भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण महाकवि जो भूषण है उनकी रचना कौन सी है इसमें से? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो देखिए टीजीटी में आया हुआ है और बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम आपको देखिए छायावादी जो रचनाएं उनका नाम दिया गया है और महाकवि भूषण का छत्रसाल दशक है क्योंकि ये जो है शिवाजी के यहाँ भी आश्रयदाता के रूप में रहे और छत्रसाल के यहाँ भी रहे और छत्रसाल पे इन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो जो शिवराज भूषण है उसमें आपको शिवराज भूषण में, भूषण यानी आभूषण, तो आभूषण क्या है? काव्य का आभूषण अलंकार होता है, तो शिवराज भूषण में इनको अलंकार के बारे में जानकारी मिलती है। शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है और जिसके निरूपण वाले भाग में पहले दोहे में अलंकार के लक्षण दिए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति, अभ्युन्नति के भेदों की ओर भी इनका पूरा ध्यान दिया गया है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार जो है अलंकार निरूपक हैं। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार की बात करें तो शिवराज भूषण में देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो ये शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की छूटी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार मात्र नहीं है। इन दो वीरों को या उनके जिस तरह के उत्साह की बात करें तो सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? तो यहाँ पे देखें जो गंग कवि हैं, गंग कवि का जन्म स्थान इनमें से कहाँ है? आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। तो गंग कवि 1538 से 1625 रीतिकालीन काव्य परंपरा के पहले कवि थे। ये इटावा जिला के एकनार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो गंग हैं, गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडर मल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दो है सु कबिन में सरदार। तुलसी गंग दो है सु कबिन के सरदार। देखिए वही पंक्ति वापस से आया, तुलसी गंग दो कवि सु कबिन के सरदार। उक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये डायरेक्ट प्रवक्ता परीक्षा में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि तुलसी गंग दो है सु कबिन के सरदार। ये जो पंक्तियां हैं ये भिखारी दास द्वारा कही गई हैं। नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि कौन है? सेनापति पद्माकर घनानंद ठाकुर। तो यहाँ पे जो है पद्माकर के द्वारा प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। ये होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवि में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली है। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा घाट चले गए, वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। तो देखिए ये पहले भी आया हुआ है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। ये जो है पद्माकर की पंक्तियां हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? मोतीराम ठाकुर पद्माकर बोधा। तो इनमें से अगर देखिए कि गंगा लहरी किसकी रचना है तो गंगा लहरी जो रचना है ये पद्माकर की है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ है। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरदावली, कली पचीसी। तो ये जितने भी हमने बताए 7 मौलिक ग्रंथ, तो पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं। उसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरदावली, कली पचीसी। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा के हैं पद्माकर रचयिता। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है इसमें से? तो जो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो पद्माभरण। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है।
पद्मावरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 से 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से हुआ। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन जो है वो किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की है। देव कवि का जन्म 1673 में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रम में रहे। इनमें प्रमुख थे आजम शाह फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल इटावा के निकटवर्ती, योड़िया खेरे के राजा उद्दोष सिंह दिल्ली के रईस, पातीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देव की प्रमुख रचनाओं में काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंदिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन आदि। सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रसपीयूष निधि, सोमनाथ अथवा शशिनाथ ने रसपीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। माना जाता है कि देव ने भक्तिकाल की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि किस जिले के हैं? इटावा। सुजान विनोद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो सुजान विनोद जो है वो देव के द्वारा रचा गया। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास के रचयिता देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो यहाँ पे देखिए अष्टयाम जो है ये किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है। रीतिबद्ध कवि देव जो है, रीतिबद्ध कवि देव अलंकारवादी है, वक्रोक्तवादी, रीतिवादी, रसवादी, इनमें से कौन से है? तो यहाँ पे देखिए जो कवि देव है ना, रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव है मतिराम घनानंद ठाकुर, कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में आती हैं। देव जो है वो किस प्रकार के कवि हैं? तो देव इनमें से किस प्रकार के कवि हैं? देव रसवादी हैं। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये उक्ति किस आचार्य की है? भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये किसके द्वारा? तो ये देव के द्वारा कहा गया है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथ में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोद्घाटक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति के विवेचना करते हुए नायक एवं नायक के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता एवं तीव्रता के साथ किया है। अमी हलाहल मत भरे स्वत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जिये चितवत एक बार। तो अमी हलाहल मत भरे स्वात श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जी चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो ये रसलीन के द्वारा ये दोहा जो है प्रसिद्धि प्राप्त दोहा है। उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का मान लेते हैं। रसलीन रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ है। रसलीन का वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ जो है क्या नाम जोड़ लिया था? रसलीन। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं, मीर गुलाम नबी हूतो सकल गुनन को धाम, बहुरी धर्यो रसलीन निज कविताई को नाम। मतिराम की भाषा की बात करें तो मतिराम की भाषा क्या है? बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधी, साहित्यिक राजस्थानी। तो यहाँ पे जो मतिराम की भाषा है, तो मतिराम की भाषा की बात करें तो इनके द्वारा जो है ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली की साहित्य भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रही है। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो इन्होंने जो लेखन काम किया है ना, वो लेखन जो है इनका साहित्यिक ब्रज भाषा का है। तो यहाँ से अब शुरू होता है रीतिकाल में रीति मुक्त से संबंधित जो है काव्य, तो उसको हम अगली श्रृंखला में करते हैं। आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप जाके लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।